जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस पटियाला यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर आपके साथ बाबा साहेब का भाषण जिसका शीर्षक है नारी शक्ति और हिंदू कोड बिल आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। के अंदर और बाहर के तमाम गुटों के कड़े विरोध के बावजूद नेहरू उस विवादास्पद हिंदू कोड बिल को पास करने के पूरी तरह पक्ष में है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने पेश किया था और जिसका लक्ष्य महिलाओं की स्थिति सुधारना है। डॉक्टर अंबेडकर का विश्वास है कि एक प्रबुद्ध समाज की पहचान उसकी महिलाओं की स्थिति से होती है। हिंदू कोड बिल अपमान है हिंदू धर्म शास्त्र का। यह एक बहुत बड़ा कलंक है हमारे रूढ़ी परंपराओं और शास्त्रों पर। डॉक्टर अंबेडकर क्या जाने हिंदू धर्म शास्त्र? क्या उन्हें संस्कृत का ज्ञान है? क्या उन्होंने वेद पढ़े हैं? प्रतिशोध के लिए वे हमारे हिंदू धर्म शास्त्र को कानून के धक्के से नष्ट कर देना चाहते हैं। क्या हम एक अछूत को हमारे पवित्र शास्त्र को छूने का अधिकार दे सकते हैं? बताइए आप लोग। नहीं, कभी नहीं। हम खून बहा देंगे। एक गवार, ग्लेट और अछूत उन नियमों का भंग कर रहा है जो सदियों पहले भगवान श्री कृष्ण, भगवान मनु, भगवद गीता और उपनिषदों ने तय किए थे। छुओ मत, छुओ मत। अंबेडकर, अंबेडकर। बाबा साहब, प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से। पढ़ो इसे। आप तो जानते हैं कि हिंदू कोड बिल का काफी विरोध हो रहा है सदन के भीतर और बाहर भी। बेहतरीन इरादों के बावजूद भी ये इस सेशन में पास नहीं हो सकता। मैं आपकी नाउम्मीदी समझ सकता हूँ। यहाँ तक कि शादी और तलाक वाले हिस्से भी आखिरकार टाल देने पड़े। दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है ये। रत्तू, चलो डिक्टेशन लो। काफी समय से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देने की सोच रहा था। सिर्फ हिंदू कोड बिल को अमल में लाने की आशा ने ही मुझे यह निर्णय लेने से रोक रखा था। लेकिन इस बिल की मृत्यु के साथ जब विवाह और तलाक वाला हिस्सा भी खत्म कर दिया तो मुझे सदन का सदस्य बने रहने में कोई भी औचित्य नहीं दिखता। जय भीम साथियों, इक्वालिटी एंड जस्टिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं नीरजा भारती आज बाबा साहब का एक और भाषण जैसे कि चुंबर साहब ने बताया है साझा कर रहे हैं। भाषण का शीर्षक है नारी शक्ति, डॉक्टर अंबेडकर के विचार और हिंदू कोड बिल। स्रोत जिनका अनुवाद इंजीनियर हरदीप सिंह चुंबर ने किया है। डॉक्टर BR अंबेडकर द्वारा हिंदू कोड बिल और महिलाओं के अधिकारों में उनके योगदान पर दिए गए भाषणों का विवरण प्रदान करते हैं। पाठ 25 दिसंबर 1952 को कोल्हापुर में हुए एक समारोह पर प्रकाश डालता है, जहां अंबेडकर ने महिलाओं के 9 संगठनों को बिल के बारे में बताया, जिसमें संपत्ति के अधिकार, तलाक के प्रावधान और अंतरजातीय विवाह शामिल थे। एक अन्य खंड 24 नवंबर 1951 को मुंबई में हुई एक सभा का वर्णन करता है, जहां अंबेडकर ने बिल को पारित करने में प्रधानमंत्री नेहरू के कथित अवरोधों पर निराशा व्यक्त की। कुल मिलाकर स्रोत अंबेडकर के प्रयासों को रेखांकित करते हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए संपत्ति को आधार मानते हुए लैंगिक समानता को बढ़ावा देते हैं, जिसमें महिलाओं को खुद अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है। आओ सुनते हैं इस पर चर्चा। नमस्कार। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों पर जरा गहराई से बात करेंगे जी। खासतौर पर महिलाओं के अधिकारों और हिंदू कोड बिल को लेकर उनकी जो सोच थी उस पर। हमारे पास जो जानकारी है वो कुछ लेखों और उनके भाषणों के अंशों से ली गई है। हाँ। आज का हमारा मकसद है डॉक्टर अंबेडकर के उस नजरिए को समझना जिसके तहत वो कानूनी सुधारों के जरिए लैंगिक समानता लाना चाहते थे। बिल्कुल। और इस रास्ते में उन्हें किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। बिल्कुल। चलिए इस अहम विषय को समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि हिंदू कोड बिल सिर्फ कानून का एक नया टुकड़ा नहीं था। हाँ। ये उस समय के हिंदू समाज के उन गहरी जड़ों वाली परंपराओं को बदलने का एक बहुत बड़ा और साहसिक प्रयास था जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देती सही थी। बात है। हम देखेंगे कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने संपत्ति, उन्हें लिख रहे हैं ना, काफी जोर लग रहा है। विवाह और तलाक जैसे मुद्दों पर। हाँ, तलाक जैसे बुनियादी मुद्दों पर क्रांतिकारी बदलाव प्रस्तावित किए। ये सीधे सीधे स्थापित मान्यताओं को चुनौती दे रहे थे। तो शुरुआत करते हैं उस माहौल से, उस पृष्ठभूमि से जहां ये बदलाव की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी। जी। बात है 25 दिसंबर 1952 की, कोल्हापुर में। वहां का राजाराम फिल्म थिएटर एक अहम घटना का गवाह बना। अच्छा।
9 अलग-अलग महिला संगठनों ने मिलकर डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम रखा था। हाँ, ये घटना अपने आप में काफी कुछ कहती है। उसी कार्यक्रम में विमलताई बागल ने अपने भाषण में हिंदू कोड बिल पास न हो पाने पर दुख जताया था। हाँ, मैंने भी पढ़ा ये। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये बिल पास नहीं होता, हम महिलाओं को बाबा साहेब का साथ देना होगा, उनके दिखाए रास्ते पर चलना होगा। ये दिखाता है कि महिलाएं न सिर्फ अंबेडकर के काम को सराहा रही थीं, बल्कि उनसे नेतृत्व और दिशा की उम्मीद भी कर रही थीं। और वहां सिर्फ एक दो नहीं, कई जाने माने महिला मंडल मौजूद थे, जैसे करवीर भगनी मंडल, शुक्रवार पेट भगनी मंडल, महिला सेवा मंडल, वनिता समाज, हाँ, नामदेव महिला मंडल और भी कई। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर महिलाओं में इस बिल को लेकर काफी उम्मीदें थीं और वो संगठित भी हो रही थीं। ये नुक्ता बहुत अहम है। ये कोई हवाई बात नहीं थी। ये जमीनी हकीकत थी कि महिला संगठन डॉक्टर अंबेडकर के प्रयासों से सक्रिय रूप से जुड़ रहे थे। जी, ये महिलाओं के अधिकारों के चल रहे एक व्यापक संघर्ष का प्रतिबिंब था, जिसमें ये संगठन अहम भूमिका निभा रहे थे। वो सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि भागीदार बनना चाहती थी। अब आते हैं डॉक्टर अंबेडकर के अपने तर्कों पर, जो उन्होंने पूरी मजबूती से रखे। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था, हाँ, आज के युग में संपत्ति स्वतंत्रता का आधार है। महिलाओं की गुलामी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक उन्हें संपत्ति का वारिस नहीं माना जाता। कितना सीधा और शक्तिशाली बयान है ये। और ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये उनके पूरे दर्शन का केंद्र था। वो संपत्ति के अधिकार और महिलाओं की सामाजिक मुक्ति के बीच एक अटूट रिश्ता देख रहे थे। उनका मानना था कि आर्थिक आजादी के बिना सामाजिक बराबरी की बातें खोखली हैं। आप किसी को बराबरी का दर्जा कैसे दे सकते हैं अगर वो आर्थिक रूप से पूरी तरह दूसरों पर निर्भर हो? सही बात है। और जब ये बिल संसद में अटक गया तो उनकी निराशा साफ झलकती थी। उन्होंने अपनी हालत की तुलना उस महिला से की जिसका दही जमाने के लिए रखा दूध जमने के बजाय फट गया हो। हाँ। ये सुनने में एक साधारण उपमा लगती है, पर यह दिखाती है कि वो इस बिल को लेकर कितने जुनून से भरे थे और इसके रुक जाने से कितने ज्यादा हताश थे। सालों की मेहनत थी इसके पीछे। उनकी हताशा बिल्कुल समझी जा सकती है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उन आलोचकों को सीधी चुनौती दी जो कह रहे थे कि ये बिल हिंदू धर्मशास्त्र और परंपरा के खिलाफ है। उन्होंने पूछा, बिल का कौन सा हिस्सा मनुस्मृति के आधार के बिना लिखा गया है? अच्छा, ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, ये परंपरावादियों को उन्हीं के मैदान में घेरने की एक बेहद चतुर रणनीति थी। वो कह रहे थे कि आप जिस मनुस्मृति की दुहाई देते हैं उसमें भी बदलाव और व्याख्या की गुंजाइश है, और मेरा बिल उन सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जो न्याय संगत हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। और इसी निराशा के बीच उन्होंने महिलाओं से सीधा संवाद किया, उनसे आग्रह किया कि भविष्य के कानूनों पर नजर रखें, अपने हकों के लिए लड़ें। हाँ, उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने मन की कमजोरी छोड़कर मजबूती से खड़ा होना होगा। ये एक तरह से उन्हें उनकी अपनी शक्ति का एहसास दिलाने की कोशिश थी। हाँ, ये आह्वान बहुत जरूरी था। डॉक्टर अंबेडकर समझ रहे थे कि असली बदलाव सिर्फ संसद में कानून पास कर देने से नहीं आएगा। उसके लिए समाज की सोच बदलनी होगी, और इसमें सबसे अहम भूमिका खुद महिलाओं की होगी। उन्हें अपने अधिकारों के लिए आवाज उठानी होगी, संगठित होना होगा। चलिए अब जरा हिंदू कोड बिल के कुछ खास प्रावधानों को देखते हैं। ये उस समय के हिसाब से कितने आगे के थे, ये आज भी महसूस होता है। सबसे पहले महिलाओं के लिए तलाक का अधिकार। हाँ, और इस पर अंबेडकर का तर्क बड़ा जबरदस्त था। उन्होंने कहा कि अगर हम ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य यानी तथाकथित उच्च वर्णों को छोड़ दें, तो बाकी 90% हिंदू समाज में, जिसे वो शूद्र समाज कह रहे थे, तलाक का रिवाज किसी न किसी रूप में पहले से मौजूद है। अच्छा, पहले से था? हाँ, तो फिर सवाल ये उठता है कि सिर्फ 10% लोगों के रिवाज और मान्यताएं बाकी 90% आबादी पर क्यों थोपी जाएं? ये तर्क सामाजिक हकीकत पर आधारित था। ये तो बहुत ही तार्किक और न्यायसंगत बात लगती है। इसके अलावा बिल में विवाह और गोद लेने में जाति की बाधा खत्म करने का प्रावधान था। हाँ, यहाँ भी उन्होंने साफ किया कि इसका मतलब ये नहीं कि सरकार जबरदस्ती अंतरजातीय विवाह करवाएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना था कि अगर दो वयस्क लोग अपनी मर्जी से आपसी प्रेम या पसंद से जाति की दीवार तोड़कर शादी करना चाहें तो कानून और परंपरा उनके रास्ते में रुकावट ना बने। और इसी से जुड़ा था
आर्य स्त्री की उस दकियानूसी छवि का खंडन, जिसके हिसाब से पति चाहे कितना भी बुरा हो, शराबी हो, अत्याचारी हो, हाँ, देवता मानो। हाँ, पत्नी का धर्म है कि वो उसे देवता मानकर पूजे और छोड़ने का सोचे भी नहीं। अंबेडकर ने इस सोच को सिरे से नकारा और बिल में पत्नी को भी पति से तलाक लेने का बराबरी का हक दिया। बराबरी का हक। ये पति पत्नी के रिश्ते को बराबरी के धरातल पर लाने की कोशिश थी। और फिर आता है संपत्ति का अधिकार। शायद ये सबसे क्रांतिकारी बदलावों में से एक था। बिल्कुल था। बिल कह रहा था कि पति की मृत्यु के बाद पत्नी को उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार मिलेगा। पहले की तरह वो विधवा की संपत्ति वाला सीमित अधिकार नहीं। हाँ, जिसमें वो बस इस्तेमाल कर सकती थी। हाँ, बेच नहीं सकती, दान नहीं कर सकती। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे उस समय की प्रमुख हिंदू कानून व्यवस्था मिताक्षर कानून को चुनौती दे रहा था। अच्छा, मिताक्षर कानून। जी, मिताक्षर कानून खानदान की मिलीजुली जायदाद पर जोर देता था, जिसमें महिलाओं का हक या तो था ही नहीं या ना के बराबर था। बिल इसकी जगह दायभाग जैसी व्यवस्था लाना चाहता था, जहां हर व्यक्ति का अपना हिस्सा साफ होता है और महिलाओं को जो भी विरासत में मिले उस पर उनका पूरा बिना शर्त मालिकाना हक हो। वो संपत्ति की मालिक हो, सिर्फ उसकी देखभाल करने वाली नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कितना बड़ा बदलाव था। इसके अलावा मां की मृत्यु के बाद बेटी को मां की संपत्ति का अधिकार। हाँ, और शायद सबसे अहम, पिता की संपत्ति में बेटी को भाई के बराबर हिस्सा। ये तो सीधे सीधे पितृसत्ता की जड़ों पर चोट थी। हाँ, बिल्कुल। ये प्रावधान उस सोच को बदल रहे थे जहां बेटी को पराया धन समझा जाता था और पिता की संपत्ति पर सिर्फ बेटों का हक माना जाता था। सही। अंबेडकर इसे अन्याय मानते थे और कानून के जरिए इस भेदभाव को खत्म करना चाहते थे। ये तो वे परिवार और निजी जीवन से जुड़े अहम बदलाव, लेकिन बिल का दायरा इससे कहीं ज्यादा बड़ा था ना? हाँ, बिल्कुल। इसमें महिलाओं के सार्वजनिक जीवन और काम करने की जगहों से जुड़े अधिकार भी शामिल थे। सही कहा। आर्थिक आजादी सिर्फ विरासत से नहीं आती, ये अंबेडकर जानते थे। इसीलिए बिल में काम करने वाली महिलाओं के लिए भी अहम प्रावधान थे। जैसे एक से ज्यादा विवाह को गैर कानूनी बनाना, यानी बहुविवाह पर रोक लगाना। पहली पत्नी के जिंदा रहते हुए दूसरी शादी करना अमान्य माना जाना था। और काम की जगह पर भी बराबरी लाने की कोशिश थी, जैसे समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत। हाँ, ये जो बाद में संविधान में भी आया। जी, अनुच्छेद 39 का हिस्सा बना। महिलाओं के लिए सवैतनिक मातृत्व अवकाश, मतलब पेड मैटरनिटी लीव की व्यवस्था। जी, बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी। काम के घंटे 12 से घटाकर 8 करना, जो सभी मजदूरों के लिए था पर महिलाओं के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण था। महिलाओं को खदानों जैसे खतरनाक कामों में लगाने पर रोक। ये सब कदम महिलाओं को काम करने की बेहतर और सुरक्षित परिस्थितियां देने के लिए थे। और सामाजिक और राजनीतिक अधिकार भी थे, कुछ याद है? बिल्कुल। लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को खत्म करना, जो हमारे संविधान के अनुच्छेद 15 में मौलिक अधिकार बना। हाँ। वोट देने का अधिकार तो मिल ही चुका था, लेकिन बिल उच्च पदों पर, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फिर डॉक्टर, इंजीनियर जैसे पेशों में महिलाओं की नियुक्ति के अधिकार को भी बल दे रहा था। बाल विवाह पर रोक और विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता देना भी इसी प्रगतिशील सोच का हिस्सा था। अंतरजातीय विवाह का अधिकार भी इसमें शामिल था। तो ये सिर्फ कुछ कानून नहीं थे, ये महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पूरी तरह से सशक्त बनाने का एक मुकम्मल खाका था, एक पूरा पैकेज था। हाँ, बिल का मकसद सिर्फ नियमों को बदलना नहीं था, बल्कि हिंदू समाज को अंदर से मजबूत और न्यायपूर्ण बनाना था। भेदभाव वाली प्रथाओं को खत्म करना था। अच्छा। जैसे एक प्रावधान ये भी था कि अगर कोई हिंदू विधवा अपना धर्म बदल लेती है, तब भी उसे अपने बच्चे को गोद देने का अधिकार बना रहेगा। ये तो बहुत बालिग बात है। हाँ, या अगर पिता सन्यासी बन जाए या धर्म बदल ले, तो बच्चे की देखभाल का पहला हक माँ को मिलना चाहिए। ये छोटी छोटी बातें लग सकती हैं, पर ये गहरी जड़ें जमाए पूर्वाग्रहों को तोड़ रही थीं। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इतने बड़े और प्रगतिशील बदलावों का रास्ता फूलों भरा नहीं था। डॉक्टर अंबेडकर को जबरदस्त विरोध झेलना पड़ा, बहुत ज्यादा। ये बात तो मुझे भी हैरान करती है कि उन्होंने खुद अपनी हताशा जाहिर की कि कई बार खुद महिलाओं ने ही बिल के लिए उतनी कोशिश नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। हाँ, ये एक कड़वी सच्चाई थी जिसका उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने दिल्ली में मिले एक महिला प्रतिनिधि मंडल का किस्सा सुनाया। हाँ, बताइए। जब उन्होंने उन महिलाओं से पूछा कि क्या उन्होंने बिल पढ़ा है, तो जवाब मिला नहीं। फिर पूछा कि विरोध क्यों कर रही हैं,
तो पता चला कि उनके पतियों ने उन्हें ऐसा करने को कहा था अरे बाप और रे। धमकी दी थी कि अगर बिल पास हुआ तो वो दूसरी शादी कर लेंगे। ये दिखाता है कि पितृसत्ता का दबाव कितना गहरा और क्रूर था। वो महिलाओं को ही महिलाओं के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। ये तो बेहद दुखद है। और सिर्फ आम महिलाएं ही नहीं, उन्होंने संसद में चुनकर आई कुछ महिला सदस्यों के रवैये पर भी निराशा जताई थी। हाँ, ये भी कहा था। कहा कि उनका ध्यान शायद संयुक्त राष्ट्र या ILO जैसी जगहों पर डेलीगेशन में जाने पर ज्यादा था और उन्हें डर था कि बिल का खुलकर समर्थन करने से शायद उनके ये मौके छिन जाएं। ये राजनीतिक माहौल की जटिलताओं और शायद व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं का भी एक पहलू दिखाता है। इसके अलावा परंपरावादी ताकतों का भारी विरोध तो था ही। वो तो था ही। लगातार ये कहा जा रहा था कि ये बिल हिंदू धर्म और शास्त्रों के खिलाफ है, हमारी संस्कृति को नष्ट कर देगा। और ये विरोध सिर्फ बाहर से नहीं था, यहाँ तक कि तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, जो खुद आधुनिक विचारों के माने जाते थे, हाँ, उन्होंने भी डॉक्टर अंबेडकर से लोकसभा में बिल वापस लेने का अनुरोध किया था। ये तो काफी चौंकाने वाली बात है। हाँ। इस पर अंबेडकर ने कांग्रेस पार्टी के अंदर के विरोधाभासों पर भी सवाल उठाया था। उन्होंने कहा था कि एक ही पार्टी में नेहरू जैसे बिल के समर्थक, अयंगार जैसे तटस्थ और मालवीय जैसे घोर विरोधी कैसे एक साथ हो सकते हैं। सही सवाल है। उन्होंने बड़ी दृढ़ता से कहा था, चाहे नेहरू बिल के पक्ष में हो या विरोध में, मैं इस बिल को पास कराए बिना शांति से नहीं बैठूंगा। ये तो उनकी अटूट प्रतिबद्धता दिखाता है। जबरदस्त। बिल्कुल, ये साफ करता है कि बिल को सिर्फ बाहरी सामाजिक विरोध का ही नहीं, बल्कि सत्ताधारी पार्टी के अंदरूनी मतभेदों और राजनीतिक दबावों का भी सामना करना पड़ रहा था। ये विरोध असल में उन गहरी जड़ों वाले पारंपरिक विचारों और स्थापित सामाजिक व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी बड़े बदलाव के प्रति डर को दिखाता है। और आखिरकार इसी मुद्दे पर सरकार के साथ गहरे मतभेदों के चलते उन्होंने इस्तीफा दे दिया। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये उनके लिए सिद्धांतों का सवाल बन गया था। इन तमाम बाधाओं और विरोध के बीच डॉक्टर अंबेडकर का महिलाओं के लिए संदेश क्या था? उनका आह्वान क्या था? उनका संदेश बहुत साफ और सीधा था। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना होगा, खुद लड़ना होगा। उन्होंने इंग्लैंड की उन महिलाओं का उदाहरण दिया जिन्होंने वोट का अधिकार पाने के लिए लंबा और कठिन संघर्ष किया था। मतलब वो कह रहे थे कि सिर्फ प्रस्ताव पास करने या पुरुषों की दया पर निर्भर रहने से बात नहीं बनेगी। हाँ, बिल्कुल यही। इसके लिए महिलाओं को स्वयं आगे आना चाहिए, ये उनका सीधा संदेश था। और ये बात आज भी उतनी सच है जितनी तब थी। कानूनी अधिकार मिल जाना एक बात है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना और सामाजिक सोच को बदलना, इसके लिए निरंतर संघर्ष और जागरूकता की जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा था, मैं किसी देश की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से मापता हूँ। ये वाक्य उनके नजरिए को कितनी खूबसूरती से सामने रखता है ना? उनके लिए महिलाओं का विकास सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं था, ये पूरे समाज और देश के विकास का पैमाना था। बिल्कुल। और उन्होंने मालाबार समाज का उदाहरण भी दिया था, जहां मात्र सत्तात्मक व्यवस्था के कारण महिलाओं को विरासत का अधिकार था। अच्छा। और वहां उनके साथ समाज में बेहतर व्यवहार होता था। इससे वो ये दिखाना चाहते थे कि कानूनी और आर्थिक अधिकार मिलने से महिलाओं की सामाजिक स्थिति में ठोस सुधार आ सकता है। हाँ। लेकिन कानून बनने के बाद भी उसे लागू करवाने और सामाजिक सोच बदलने के लिए महिलाओं की सक्रिय भागीदारी शर्तिया जरूरी है। तो आज हमने देखा कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं के लिए कानूनी बराबरी का एक बहुत व्यापक और दूरदर्शी सपना देखा था। हाँ, इसमें संपत्ति, विवाह, तलाक, गोद लेने जैसे निजी और पारिवारिक जीवन के अधिकार तो थे ही, साथ ही काम करने की जगह और सार्वजनिक जीवन में भी बराबरी दिलाने की कोशिश थी। हमने ये भी समझा कि ये सिर्फ कुछ कानूनी बदलावों का मसौदा नहीं था, बल्कि ये सदियों पुरानी सामाजिक सोच और अन्यायपूर्ण परंपराओं को बदलने का एक क्रांतिकारी प्रयास था। बिल्कुल। और इस कोशिश में उन्हें किस तरह के गहरे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विरोध का सामना करना पड़ा, यहाँ तक कि अपनी ही सरकार के अंदर से भी। हाँ। और कैसे उन्होंने लगातार महिलाओं से आह्वान किया कि वो खुद अपने हकों के लिए संगठित हों और लड़ें। इस बिल का जो मूल दर्शन था वो था हिंदू परंपरा और कानून के उन हिस्सों को सुधारना जो न्याय, समानता और तर्क के आधुनिक सिद्धांतों के खिलाफ थे। जी। मकसद था महिलाओं को पुरुषों के बराबर सच्ची आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता दिलाना।
और ये पूरी कोशिश उन संवैधानिक मूल्यों पर आधारित थी जिन्हें गढ़ने में डॉक्टर अंबेडकर की खुद केंद्रीय भूमिका थी। हाँ, जैसे अनुच्छेद 15। हाँ, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकता है, या अनुच्छेद 39 जो समान काम के लिए समान वेतन की बात करता है। ये बिल उन संवैधानिक वादों को जमीन पर उतारने का एक प्रयास था। आज की ये बातचीत डॉक्टर अंबेडकर के दूरदर्शी विचारों, महिलाओं के अधिकारों के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता और इस मुश्किल रास्ते पर उनके अटूट संघर्ष को साफ तौर पर सामने लाती है। जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, जरूर। डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल के जरिए महिलाओं को संपत्ति और तलाक जैसे कई कानूनी अधिकार देकर सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की एक मजबूत नींव रखने की कोशिश की थी। आज कई दशक बाद जब ये कानूनी अधिकार कागज पर काफी हद तक मौजूद हैं, तब भी समाज में, व्यवहार में, सोच में पूरी तरह से बराबरी हासिल करने के रास्ते में वो कौन सी अदृश्य या प्रत्यक्ष बाधाएं हैं जिन्हें हमें अभी भी पार करना बाकी है। इस पर सोचिएगा जरूर। सपने बड़े हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर की तरह हौसला और भी बड़ा है। नए भारत में हमारा भी योगदान होगा। सपने बड़े हैं, पर डॉक्टर अंबेडकर की तरह हौसला और भी बड़ा है। नए भारत में हमारा भी योगदान होगा। नई पीढ़ी सच में बदलाव ला सकती है, बस हमें अपने सपनों पर यकीन रखना है। साथियों, अब तो जाग जाओ। अब नहीं जागोगे तो कब जागोगे? अंबेडकवादियों, सब एक हो जाओ।